Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the first lesson of your economics textbook, and the name of the lesson is development. Economic development है क्या? डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट? सब अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे. अगर हम किसी से पूछ लें, किसी बच्चे से, बेटा आपकी नीड्स क्या क्या हैं, तो आज क्या बच्चे क्या कहेंगे? मैम मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मैम मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है. तो सबके लिए वो डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है कि ये होना चाहिए डेवलपमेंट में, ये होना चाहिए. और किसी गरीब को अगर पूछ लेंगे जिसके पास खाना भी खाने को नहीं है, वो बोलेगा अरे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस यही है तरक्की. और क्या है? सर पे सर ढकने के लिए छत मिल जाए, हाँ, और कपड़ा मिल जाए, यही है हमारे लिए. तो तरक्की का बस यही एक मंत्र है. तो सबके लिए वो डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबके एस्पिरेशंस, नीड्स और सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, है ना. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही. जब हमारे फिंगरप्रिंट्स इतने सारे सबके अलग अलग हैं, तो सबके ड्रीम्स भी अलग अलग हैं, एस्पिरेशन लेवल्स भी अलग अलग हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या बेटा? ये ऑल राउंड डेवलपमेंट है कंट्री का, वेयर पीपल अर्न हायर इनकम, जहाँ पे उस देश में लोग बहुत अच्छी इनकम कमाते हों और उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लें. ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अगर इस देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है तो ये देश में सारे लोग अच्छे हैं. तो मान लीजिए, एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो ये थाउजेंड्स में आएगी, पर मैं कहती हूँ पर कैपिटा इनकम मान लीजिए 100 आ जाती है. मान लीजिए पूरी नेशनल इनकम हमारे देश में, हम 1000, पूरा देश 1000 रुपये कमाता है. आई एम गिविंग यू रफ एग्जाम्पल. हाँ, 1000 रुपये कमाता है. अब वहाँ की पॉपुलेशन है 10, ठीक है, पॉपुलेशन है 10 पीपल. तो उसको डिवाइड करेंगे, हाँ, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम 100, यानी हर आदमी 100 रुपये कमाता है. पर कुछ लोग कहते हैं अरे पर कैपिटा इनकम सब 100 कमाते हैं, इसका मतलब सब अच्छे से थोड़ी रह सकते हैं. क्यों? कहता है कि 100 रुपये कमाते हैं तो हो सकता है 99 रुपीज़ कोई जो बड़ा रिच अमीर इंसान है 99 रुपीज़ वो लेके जा रहा है, और 1 रुपी बच रहा है बचे हुए लोगों के पास. यानी 10 अगर वहाँ की पॉपुलेशन है, 9 लोग 1% लोग ले जा रहे हैं 100 रुपये, और बचे हुए 9 लोगों के पास कितना बच रहा है? 1 ही रुपया बच रहा है. कह रहे तब उसको कैसा डेवलपमेंट कहेंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? ऑल राउंड डेवलपमेंट है कंट्री का, वेयर पीपल अर्न हायर इनकम एंड दे सेटिस्फाई देयर नीड्स. ठीक है, तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होती है तो उस देश के लोग फिर अमीर होते हैं. पर सबकी लाइफ सिचुएशंस क्या है? अलग अलग है. ठीक है, हमने अभी बोला ना, सबके गोल्स अलग हैं. अब कोई स्पेस पे जाने का मन रख रहा है, उसको लग रहा है मेरे को इतना कमाना चाहिए, मेरे को तो स्पेस पे जाना चाहिए, एक बार घूम के आना चाहिए. अब कोई रहता है अरे मेरे को तो फॉरेन जाके सारे देश एक बार घूमना है. तो उन सबके तो गोल्स अलग अलग है, तो सबको अलग अलग पैसों की जरूरत होगी. जिसने ये बड़े गोल्स नहीं रखे वो कहेगा अरे थोड़े से ही काम चल जाएगा, मेरे को तो बस खाना ही खाना है. तो सबकी डिजायर्स और गोल्स अलग अलग हैं. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. सबका अलग अलग इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, जिसमें वो खुशी से अपनी जीवन को जी सके, हैप्पियर लाइफ वो जी सके, और अपनी नीड्स को पूरा भी कर सके और अपनी विशेष को भी वो फुलफिल कर सके. जबकि कम इनकम में क्या होगा? नीड्स ही पूरी हो पाएंगी और हम अपनी विशेष को तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं. हमें लगता है हम इस दुनिया में आए हैं, हम बड़ी कार लेने आए हैं, हम बड़ा मोबाइल खरीदने आए हैं. तो ये क्या है? मटेरियल वर्ल्ड में हम जैसे जैसे, और कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ साथ एडवांसमेंट आता जाएगा, रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा, तो हम हर बार नई चीजें मांगने लग जाएंगे. ठीक है ना. पहले हम लोग छोटे थे तो हम टॉयज मांग लेते थे, अब आज बच्चे मोबाइल फोन्स मांग लेते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने आ गए. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, नई नई चीजें आती जाती हैं और हमारी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं. ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है. तो लोगों को चाहिए क्या डेवलपमेंट के? दे वांट रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस, वेजेस मीन सैलरी अच्छी चाहिए, और उनके जो खेती करते हैं उनको क्रॉप्स के लिए अच्छा पैसा चाहिए. ठीक है, तो सारी चीजों का मतलब क्या है? दे वांट मोर इनकम. सबको ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स और विशेस को भी फुलफिल कर सके. ठीक है,
तो उससे डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके और जो एनवायरनमेंट है उसमें भी सस्टेनेबिलिटी रहे, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे, यानी कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम उसको भी तो रखेंगे कि हम सब खा पी के चले जाएंगे कि हाँ हमने सारा कोल खत्म कर दिया, सारा ऑयल जमीन से खत्म कर दिया, पानी खत्म कर दिया, तो फ्यूचर जनरेशंस कैसे रहेंगी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसी प्रोग्रेस जिसमें हम एनवायरनमेंट को हार्म करे बगैर ज़्यादा और अपना डेवलपमेंट भी करें और जो है एनवायरनमेंट हमारा बचा भी रहे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो कह रहे हैं लोगों को क्या चाहिए, मोर इनकम चाहिए। और सिर्फ अगर आपको पैसा मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे क्या, नहीं। अगर आपको इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, किसी को फ्रीडम ना मिले, किसी को सिक्योरिटी ना मिले या रिस्पेक्ट ना मिले, तो उसके बिना हम जी पाएंगे क्या। बेटा मटेरियल वर्ल्ड की तो चीज़ें चाहिए, पैसा तो चाहिए चाहिए, इसके साथ उससे भी ज़रूरी हमें क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। हमको क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। ये नहीं कि अमीर के साथ अलग, गरीब के साथ अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहीं टेम्पल में गए या कहीं भी गए वर्शिप प्लेस में, तो डिफरेंशिएशन भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको फ्रीडम भी चाहिए, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें हमको चाहिए। तो बिसाइड इनकम उसके साथ साथ हमको चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट है क्या। अब नेशनल डेवलपमेंट में देखो बेटा, पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी। अभी हमने आपको बोला ना कि कुछ गरीब से पूछेंगे तो डेवलपमेंट के लिए वो क्या कहेगा, मेरे को रोटी कपड़ा और मकान हो जाए। और जो लोग हैं सब, जिनकी विशेस बड़ी बड़ी हैं, जिनके बड़े बड़े गोल्स हैं, तो उनको क्या चाहिए, वो और बड़ी बड़ी चीज़ें मांगेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप किसी से पूछेंगे तो कहेगा अरे हेल्थ और एजुकेशन हो जाए, ठीक है, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, सबको अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट और एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए देश में, हो गया डेवलपमेंट। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, मिलिट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें हमको बहुत खर्च करना चाहिए। कोई कहेगा अरे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे देश में, वो डेवलप कंट्री। कोई सोचेगा अरे हम स्पेस में जाके अगर हमने कितना उस पर वहाँ पे जाके हमने विजय पा ली तो हमारा डेवलपमेंट वो होता है। कोई कहेगा अरे हमारे देश के पास एटम बॉम्ब्स होने चाहिए। तो सबके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग है। तो ये बड़ा ही सबकी आइडियोलॉजी क्योंकि अलग अलग है और ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, डेवलपमेंट को हमने कहा एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हमने ले लिया। कह रहे लोगों के पास दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सबके अलग अलग गोल हैं, सबके अलग अलग डिजायर्स हैं। तो इसीलिए जो है अलग अलग सिचुएशन, सब अपने डेवलपमेंट गोल भी सबके अलग अलग होते हैं। अभी मैंने बोला ना, कोई बोलेगा अरे बस हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ दो, कोई कहेगा नहीं स्पेस पे हमने क्या किया, मिलिट्री में हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है और हमने और क्या रिसर्च की है। तो सबके डेवलपमेंट गोल सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग, जैसे कि एक योजना है सरदार सरोवर डैम, बहुत बड़ा डैम है, आपको पता है, पानी वहां इकट्ठा करके रखा जाता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग इसके डेवलपमेंट गोल है। क्यों, क्योंकि सरदार सरोवर डैम से गुजरात के लोग बहुत हैप्पी हैं। क्यों, क्योंकि उससे उनको इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है जहां पे पानी की कमी है। लेकिन वही सरदार सरोवर डैम मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी कहते हैं, वहां के लोग हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि वो डैम बनाने से क्या होता है, उनकी जो बहुत बड़ा एरिया है लैंड का वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। कभी कभी डैम के गेट्स भी खोले जाते हैं, डैम की भी तो अलग से, जो ज़्यादा बारिश का पानी आ जाए तो डैम ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता, बाढ़ आ सकती, तो वो गेट्स खोल देते हैं। और कभी कभी वहाँ पे पानी की भी कमी हो जाती है, कभी कभी उस आसपास के एरिया पानी में डूब जाते हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के लोग उस डैम के पानी से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सारी लैंड जो है क्या है, पानी के अंदर चली गई है, ठीक है। और फिर बाढ़ भी आ जाती है और वो लैंडलेस भी हो गए। तो इसीलिए ये जो है डेवलपमेंट तो हुआ इससे, पर इससे गुजरात के लोग खुश हो गए सरदार सरोवर डैम से और एमपी के लोग
खुश नहीं हुए, क्योंकि इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, एक के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, अब जैसे हम कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज को, तो सबसे पहले लोग कहते हैं जिधर पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री के लोगों की इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे, और जो जिनकी इनकम कम है वो जो है पुअर कंट्रीज में आ जाएंगे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएंगे। तो ऐसे करके वो इनकम को कंपेयर करते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक भी यही करता है। वर्ल्ड बैंक क्या देखता है कि जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। वो कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा है, तो अरे आप डेवलप्ड कंट्री में आ गए। जबकि यूएनडीपी क्या है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस का ये प्रोग्राम कहता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे नहीं कि इनकम अच्छी है तो अमीर नहीं। यूएनडीपी कहता है नहीं, वहाँ हेल्थ कैसी है, वहाँ के एजुकेशन लेवल्स कैसे हैं, और पर कैपिटा इनकम से वहाँ के हम सिटीजन्स को देखेंगे कि वो किस टाइप के कंट्री से आ रहे हैं। बेटा ना, आई हैव एन ओल्ड टेक्स्ट बुक, तो इसमें जो फिगर्स दिए हैं ना पर कैपिटा इनकम के, बहुत पुराने हो सकते हैं। आपकी लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में देखिए, क्योंकि अभी हमारी सब जीडीपी वगैरह कंट्री की बढ़ी हुई है ना, तो आप ऐसा करिए वो नए वाले फिगर्स लीजिएगा। इसके लिए मैं वो फिगर्स आपको नहीं बता रही हूँ पर कैपिटा इनकम के। अब इंडिया क्या है, किसमें आता है, किस कैटेगरी में, लो इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि यहाँ मानते हैं, पहले का है ये भी रिकॉर्ड कि पर कैपिटा इनकम इधर की 2004 की, अभी तो बहुत साल हो गए, तो कहते थे तब 28,000 पर मंथ है। तो कहते हैं रिच कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जैसी इनकम होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो डेवलप्ड कंट्री में आएगा, जो कम होगा वो अंडर डेवलप्ड में आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें लिमिटेशन कैसे हैं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो भी इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं कि सोसाइटी के एक आदमी की तो इनकम 100 है और एक बंदा 1 रुपया कमा रहा है, तो कह रहा है उसमें कितनी डिस्पैरिटी है, मतलब डिफरेंस है, यानी रिच अगर 100 कमा रहा है तो पुअर के पास 1 ही रुपया है, तो कितनी फर्क है दोनों की इनकम में। तो कह रहा है इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का है कि नहीं। तो नहीं तो फिर अगर अमीर 100 है तो 100 रुपए कमा रहे हैं तो थोड़े से ही अमीर होंगे, बाकी सब लोग तो 1 ही रुपया कमा रहे हैं, तो हम एवरेज निकाल भी लेंगे तो उससे हमको सही रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पैसा आता कहाँ से है, ये हमारी इनकम आती कहाँ से है। देखो हम अपने कंट्री में जो भी गुड्स उगाते हैं, जैसे कि बनाते हैं, जैसे हम फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, बहुत सारी गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल्स बन रहे हैं, मशीनरी बन रही है। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स कितने सारे क्रॉप्स उगाते हैं, वो सब प्रोड्यूस हो गया। प्लस हम जो सर्विसेज देते हैं, अभी मान लो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लोग उसमें काम करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो अर्न तो अपने देश के लिए कर रहे हैं ना। तो वो सारी चीज़ें मिला के, चाहे वो फैक्ट्री से आया हो, चाहे वो फार्म से आया हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से आया हो, सर्विस मतलब जो हम सर्विसेज कर रहे हैं, वो सारा पैसा को हम मिला देते हैं और उसकी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर हम निकाल देते हैं उससे एवरेज इनकम। तो ये सारा गुड्स, सर्विस और क्रॉप से जितना भी पैसा, या अब्रॉड से हमने उनको सेल किया है अपने प्रोडक्ट्स, हमने उनको सेल किया अपनी मशीनरी, तो जितना भी पैसा आया वो क्या हो जाता है, हमारे देश की नेशनल इनकम। तो हमने चाहे एक्सपोर्ट से कमाया, चाहे हमने सर्विस दी बाहर वालों को, चाहे हमने बाहर से कमा के लाया अगर देश में, या फिर हमारे फैक्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया, वो सब हमारा सब मिला के क्या हो जाता है, नेशनल इनकम। तो क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे आता है, जैसे टोटल इनकम को किससे डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाल देते हैं। अब पर कैपिटा इनकम जो है बेटा पंजाब की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ क्रॉप्स, ये यील्ड बहुत होती है ना, क्रॉप्स बहुत अच्छे उगते हैं, बहुत कमाते हैं। केरला में इतना यील्ड नहीं होता है, तो यानी कि पर कैपिटा इनकम पंजाब की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बिहार तो वो क्या है, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है, क्योंकि वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है। इवन दे कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, इतना पैसा भी नहीं है कि पढ़ाई के लिए कर सके। पर
एक चीज में तो हमने कंपेयर कर दिया कि पंजाब अमीर है केरला से और बिहार तो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। पर अभी आप देखिए दूसरे पॉइंट पे आइए कि पंजाब में जो है ये क्या है आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस जो बच्चे 1 साल की एज तक के आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, चाहे उसमें न्यूट्रिशनल क्या उनको न्यूट्रिशन ना मिला हो या कोई डिजीज से मर जाए या किसी भी चीज से। तो कह रहा है लेकिन चिल्ड्रन डाइंग इन पंजाब वो एक साल का निकाला है, वो उनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है किससे, जबकि केरला में डेथ रेट चिल्ड्रंस का डेथ रेट जो है कम है। चिल्ड्रन मीन्स कैसा, इन्फेंट, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज जो 1 साल के भी नहीं हुए हैं। तो केरला में इतने लोग नहीं बच्चे मरते हैं जितने कि पंजाब में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब हैज मोर इनकम, केरला से ज्यादा है, बट इट लैग्स बिहाइंड। कहाँ पे पीछे रहता है, क्योंकि इन्फेंट की स्मॉल बेबीज की मॉर्टेलिटी रेट के हिसाब में, क्योंकि वहां पे पंजाब में बच्चे ज्यादा मर जाते हैं और जो है केरला में अच्छा है, वहां पे लोग बच्चे जी जाते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया, दोनों चीज को हमने जब कंपैरिजन करा तो इसका फर्क हमें पता चल गया। तो अभी डेवलपमेंट फिर कह रहे हैं, डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, नया मीनिंग क्या है डेवलपमेंट का, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, नो। अब इसमें डेवलपमेंट में क्या आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स यहाँ के लोगों की एवरेज एज क्या है। कई बार किसी फैमिली में देखते हैं कि कोई तो 100 पे मरा और कोई फिर बुजुर्ग 85 पे डेथ हो गया, किसी का 80। तो एवरेज ऐसे निकालेंगे, तीनों को प्लस करें डिवाइडेड बाय 3, तो फिर हमें क्या पता चल जाता है, एक्सपेक्टेंसी, इस फैमिली की एक्सपेक्टेंसी। ऐसे ही हम कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ के लोग कितना जीते हैं। कहते हैं जापान में लोग बुढ़े बुढ़े भी जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा मानते हैं, और वो 85 तक की एज तक बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, 90 तक, क्योंकि हमेशा वहाँ पे तो देखिए आपको डोमेस्टिक हेल्प मिलेगी नहीं, सब काम खुद करना होता है। तो वो लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं अच्छा, खुद काम करते करते वो अपना बहुत लंबा जीते हैं। जापान में भी ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो कह रहे हैं डेवलपमेंट का मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एजुकेशन कैसी है वहाँ की, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, ज़्यादा बीमारियां तो नहीं है, लोग हेल्दी लाइफ जीते हैं, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बिल्डिंग का हो गया, हम बात कर रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ स्कूल्स हैं कि नहीं, हर सोसाइटी के अपने हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं, या कम्युनिटी सेंटर्स हैं कि नहीं, ये होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सिटीजन्स को कितना मिला हुआ है। तो हम डेवलपमेंट में अब क्या नया मीनिंग हमने निकाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम नापेंगे बोले डेवलपमेंट को। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहा गया है HDI, वो कॉम्बिनेशन लेता है। कहता है हम अपने डेवलपमेंट में हेल्थ को भी जोड़ते हैं, एजुकेशन और इनकम को भी जोड़ते हैं, इन सबको हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन UNDP यानी अभी हमने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कहता है, वो क्या कह रहा है कि हम सारे कॉम्बिनेशन, सारे फैक्टर्स लेंगे, हम हेल्थ को भी देखेंगे उस देश की, हम एजुकेशन भी देखेंगे, हम इनकम भी देखेंगे। अगर ये सब अच्छा है तो वहाँ वो उसको हम कह सकते हैं हाँ ये इंडिकेटर्स अच्छे हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए, ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, अरे हम बस पर कैपिटा इनकम, हम बस देश के लोगों की इनकम पर व्यक्ति की आय देख लेंगे, इनकम देख लेंगे। पर HDR क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि हेल्थ, एजुकेशन और ये तो इंडिकेटर्स हैं ही हैं, किसके, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा। तो अभी क्या कहते हैं भाई, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए, ऐसा HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऐसा कहती है। ठीक है, और HDR कंपेयर कैसे करती है, एजुकेशनल लेवल भी देखती है लोगों के, हेल्थ स्टेटस देखती है और पर कैपिटा इनकम देखती है। जबकि वर्ल्ड बैंक तो क्या कह रही है, बस हम पर कैपिटा, जिस देश में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो अमीर देश है। ठीक है,
अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबिलिटी हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि वो कैपेसिटी, मतलब हमें रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें रिसोर्सेज यूज करके डेवलपमेंट करना है, हमको चाहिए डेवलपमेंट के लिए सब चीजें हमको करना है, पर हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करें, यानी हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें ताकि हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज बाद में कर सके। अभी हमने आपको बताया था नदी के पास से इतनी सारी रेत ले गए तो पानी का फ्लो दूसरी तरफ, मान लो गांव की तरफ से खोद दी, तो जब कभी बाढ़ आएगी या पानी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा रिवर में तो फिर पानी उधर बाढ़ आ जाएगी। तो इसके लिए हमको डेवलपमेंट करना है, पर उसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन को अपने बेनिफिट्स की चिंता होगी, अपने डेवलपमेंट की चिंता होगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आज अगर हम पहले इस दुनिया में आ गए तो सारे रिसोर्सेज को हम खत्म कर देंगे, सारा जमीन के अंदर से कोल निकाल लें, ऑयल निकाल के हम सारा यूज कर लें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिन्यू नहीं हो सकती, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं रिन्यू हो जाते हैं पर बहुत सारे रिन्यू नहीं होते हैं। तो हमें कैसा डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी वो अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि हम नहीं थोड़े टाइम में सब एग्जॉस्ट कर दिए, सब खत्म कर दिए, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है क्या, जैसे एनवायरमेंट में क्या क्या, फॉरेस्ट को हमने बहुत कटिंग कर दिया, यानी हमने कर दिया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब क्यों करा, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें मेट्रो के लिए पुल बनाने हैं, ये सब हमने डिफॉरेस्टेशन किया। या पानी, ग्राउंड वाटर जो है लेवल नीचे चला गया, जमीन से हम पानी लेते हैं तो वो लेवल नीचे चला गया, बारिश ज्यादा नहीं हुई, सूखा पड़ रहा है। या सॉइल इरोजन हो गया, पेड़ ज्यादा काटे तो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल भी उड़ जाती है। या वाटर पॉल्यूशन, पानी में हमने जाके गंदा कचरा फेंकना शुरू कर दिया। या फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा जलाना शुरू कर दिया। और एक और कैसा एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन आ गया है, ओजोन लेयर का जो वो होल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। या हमने बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल से हमने बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन कर दिया, गाड़ियां वाड़ियां सब रोड पे आ गई और पॉल्यूशन दिल्ली में तो आप देखते हैं। तो ये सारे चीजें, इससे क्या हो जाता है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो नेचुरली वहां के लोगों को बीमारियां भी होंगी, हेल्थ स्टेटस भी अलग अलग ही होता है ना। तो ये है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें क्या क्या आ गया, फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, deforestation, soil erosion, water pollution, burning of fossil fuels, hole in ozone layer, then combustion of these automobiles, they cause air pollution। तो अर्बन एरियाज में तो ये बहुत ज्यादा, गांव में तो अभी इतना नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। कह रहा है कि हमने अभी आपको बताया जो भी रिसोर्सेज यूज करने हैं हमको जुडिशियसली यूज करने हैं, फ्यूचर जेनरेशंस के लिए भी रखने हैं। अगर हम इतना ज़्यादा मतलब यूज कर लेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो खत्म होने लग जाते हैं, एक्सप्लॉइट होने के बाद। फिर उसके बाद उस देश का जो डेवलपमेंट है वो अनडू करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्स बचे ही नहीं, आप किससे डेवलपमेंट करेंगे, आपने तो सब रिसोर्सेज खपा दिए, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वापस आप देखिए तो अनडू हो जाएगा सारा डेवलपमेंट। तो इसीलिए हर चीज के लिए, हर चीज की एक लिमिट्स होती है बेटा, हर चीज लिमिट में करे। देखिए एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज आप ज्यादा उसमें करेंगे ना वो बेकारी होती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था एक बार कि अर्थ के पास बहुत सारे इनफ रिसोर्सेज हैं टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अर्थ के पास बहुत कुछ है, पर हमारी लालच, हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। हमारी जरूरत तो ये नेचर पूरी कर देगी, रिसोर्सेज भी पूरी कर देंगे, पर हमारी ग्रीड, हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव, जाओ और लाके जमा करके, हमको हर चीज एक्यूमुलेट करनी है। वेल्थ होगी तो एक्यूमुलेट कर लेंगे, सब चीज हमको एक जगह इकट्ठी करके रख लेनी है। तो कह रहे हैं कि हमारी नीड तो पूरी हो जाएगी पर हमारी ग्रीड कभी भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए हमें एक्सप्लॉइट, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, हाँ ग्राउंड वाटर